भारत और नेपाल के बीच चल रही नाराजगी में चीन द्वारा डाले गए तेल की बात करते हैं। हाल ही में हुए संविधान संशोधनों को लेकर नेपाल और भारत के बीच वैचारिक मतभेद हैं और चीन नेपाल की हिस्सा है। अब तक नेपाल में तेल की सप्लाई भारत से ही होती थी। मधेसी आंदोलन ने भारत से होने वाले पेट्रोल की सप्लाई लगभग ठप कर दी है। इस बात का फायदा अब चीन उठा रहा है। तेल की कमी से जूझ रहे नेपाल में पिछले 2 दिनों के दौरान चीन ने 144 तेल की सप्लाई की है। दरअसल भारत से तेल की सप्लाई बाधित होने के बाद पिछले हफ्ते नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने चीन के साथ तेल खरीदने का सौदा किया था और अब यह पहली बार हो रहा है कि नेपाल चीन से तेल मंगवा रहा है। अब तक नेपाल पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए भारत पर पूरी तरह से निर्भर हुआ करता था। नेपाल को 55% तेल की सप्लाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से होती है, लेकिन पहली बार नेपाल के सरकारी नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन यानी एनओसी ने चीन से तेल मंगवाया है। एनओसी ने चीन के चाइना नेशनल यूनाइटेड ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक एमओयू पर साइन किया है। इसके तहत चीन नेपाल को गैसोलीन, डीजल और कुकिंग गैस की सप्लाई करेगा। चीन ने ऐलान किया है कि वो नेपाल को 13 लाख लीटर गैसोलीन की सप्लाई करेगा। इसके अलावा चीन ने 1000 टन तेल नेपाल को दान में दे दिया है, जो नेपाल तक पहुंच चुका है। इसे चीन और नेपाल बॉर्डर तक लाया गया है, जहां से काठमांडू लाने के लिए करीब 100 टैंकर लगाए गए हैं। चीन से होने वाली ये तेल सप्लाई नेपाल की करीब 33% तेल की जरूरतों को पूरा कर देगी, लेकिन इसमें चीन का 100% फायदा है, क्योंकि इससे वो भारत के खिलाफ अपनी कूटनीतिक चाल में कामयाब होता दिख रहा है। ये भारत की विदेश नीति को झटका खबर है, इसलिए इसे समझना आज बहुत जरूरी है। लास्ट हेरेको यिनीहरूले हैन, यिनीहरूले चाहिँ केही गर्न सक्दैन र अहिले चाहिँ यो मैले भिडियो देखाइरहेको चाहिँ हाम्रो यो नेपालीलाई चाहिँ एउटा नाम चाहिँ मैले यहाँ हेरिनँ र उहाँले चाहिँ एउटा कडा रिप्लाई दिनुभएको छ क्या। एउटा बिग क्वेसन मार्क चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टलाई दिएको छ क्या। र यो सुन्नु होला प्लिज। When 2022 is still 3 years away. After COVID, nobody had foreseen COVID pandemic. It's a serious situation. Your government is also struggling. We could have just waited for a while. I'm answering you. Let me finish. When you have accepted, when India has accepted that is a disputed territory and talk is under consideration, what was the hurry to make a road and inaugurate it? Are you going to create a disputed? I believe यो चाहिँ सही पोइन्ट निकालेको छ यो दाइले हैन। यसमा चाहिँ म एकदम सल्युट गर्न चाहन्छु। यो क्वेसन चाहिँ उनीहरूलाई त्यस्तो हतार पनि के थियो र नेपाली टेरिटोरीमा चाहिँ उनीहरूले बाटो बनाउनु पर्ने अवस्था आयो। यो क्वेसन चाहिँ कडा दिएको छ है। यो क्वेसन बिग क्वेसन मार्क चाहिँ इन्डियालाई दिएको छ। अर्को भिडियो चाहिँ यहाँ हेर्नु होला है त प्लिज। और ये खबर बहुत बड़ी खबर है। आपने भारत और नेपाल की दोस्ती के बहुत सारे किस्से सुने होंगे और अब तक आप यही समझते होंगे कि भारत और नेपाल बहुत गहरे दोस्त हैं। आमतौर पर माना जाता है कि भारत और नेपाल घनिष्ठ मित्र हैं और दोनों देशों की मित्रता हजारों वर्ष पुरानी है, जिसके केंद्र में संस्कृति और धर्म है। नेपाल वर्षों तक दुनिया का अकेला ऐसा देश था जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहता था। इसके अलावा रामायण और महात्मा बुद्ध के जीवन में भी नेपाल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इन दिनों एक सीमा विवाद को लेकर यह दोस्ती खतरे में आ गई है, इसमें दरार पड़ गई है। आपने हिंदी फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि कई बार 2 बचपन के दोस्त, गहरे दोस्त, उनकी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से उनकी दोस्ती में दरार आ जाती है और तीसरा व्यक्ति उनमें से किसी न किसी दोस्त को या दोनों दोस्तों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करता है। ऐसा अक्सर आपने किस्सों, कहानियों, फिल्मों में देखा होगा और भारत और नेपाल की दोस्ती के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आज हम ये देखेंगे कि आखिर नेपाल किसके कहने पर चल रहा है। स्थिति ये हो गई है नेपालीको पावर थाहा छैन क्या। यिनीहरूलाई के थाहा नेपालीको पावर, गोर्खालीको पावर भनेर के छ। नए राजनीतिक नक्शे में ए तिमीहरूको सैनिक धेरै छ भन्दैमा तिमीहरू धेरै बोल्न हुँदैन के। बड़ी बात है जब एउटा सैनिकले 70-80 जना मारेको दोस्रो विश्व युद्धमा त्यो पनि नेपाली नै हो। इन्डियन सोल्जर छैन एउटा पनि। इन्डियनको चाहिँ पावर कसरी छ भने इन्डियामा चाहिँ नेपालमा त 3 करोड जनता भए, इन्डियामा चाहिँ 3 करोड भन्दा पनि धेरै छ क्या जनताहरू।
कि भारत से म्याक्सिमम धेरै आया छ क्या वायरस इटली और यिनीहरूले चीन त से आए संसारै वायरस खाइसके से जस्तै हो भी ज्यादा जुन देशमा खतरनाक गए है। पनि नेपाल के इन्डियन प्रधानमंत्री चाहिँ ने त्यहाँ ये भी पाकै कहा हुन्छ है क्या कि इन तीनों इलाकों यति पर जनसङ्ख्या भएको देश नेपाल का यिनीहरू हक है, उनका अधिकार है ले और वो इसे जनसङ्ख्याको किसी भी आधारमा कीमत पनि पर पावरफुल छ क्या भारत से वापस त्यही लेकर भएर रहेंगे। नेपाललाई और चाहिँ अगर एकदम भारत हेपिरहेको छ इससे कि यिनीहरूले नाराज भी हो जाए तो नेपाल को इस बात र अर्को भिडियोमा पनि मैले देखाउने छु है यिनीहरूले के कसरी नेपाललाई चाहिँ तल झारिरहेको छ ल सुन्नुहोस् है त कुछ पॉइंट्स को लेकर के कि वक्त बदल चुका है, टाइम बदल चुका है, नेपाल की सिचुएशन बदल चुकी है। डेफिनेटली नेपाल हमारा छोटा भाई है, पर देखिए वो कंट्री अब अगर आप भाई माने तो वो भाई बड़ा हो गया है, उसको दुनिया में अपना अस्तित्व बनाना है, राइट? दैट्स वन। सेकेंड बात ये हुई पिछले काफी वर्षों से नेपाल जो अभी तक भारत पे डिपेंडेंट था अपने इंपोर्ट्स के लिए, जो भी गुड्स आते थे कोलकाता के पोर्ट्स वगैरह से, अब नेपाल को एक्सेस समुद्र का मिल गया है चाइना के थ्रू भी। जो दीवार है ये भारत और नेपाल के बीच में, एक्चुअली चीन और नेपाल के बीच की फिजिकल दीवार गिरी है, जिसके चलते अब नेपाल को एक्सेस है चाइना का और चाइना के थ्रू चाइना के पोर्ट्स का। तो अब चाइना नेपाल में अगर इंपोर्ट होना है तो वो भारत पे डिपेंडेंट नहीं है। आपको याद हो काफी वर्षों पहले हमने इनफैक्ट ब्लॉकेड कर दिया था और नेपाल के अंदर सामान नहीं जा पा रहा था क्योंकि कुछ डिस्प्यूट्स आ गई थी। तो ये सारा बैकग्राउन्ड है भाइ त्यो धेरै वर्ष पहिला होइन क्या यो भर्खरकै कुरो हो तिमीहरूले चाहिँ जुन बेला चाहिँ लकडाउन गरेर हामीलाई चाहिँ एकदम बिचली बनाएको थियो नि तिमीहरूकोबाट सामान मात्र आउँछ भनेर चाहिँ तिमीहरूले त्यस्तो गरेको होइन अब हामीसँग त चाइनाको पनि एक्सेस भयो चाइनाको एक्सेस हुँदाखेरि चाहिँ हामीसँग एक्सेस हुँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ के को रिस हो क्या म त्यही कुरा चाहिँ बुझ्न सक्दिनँ चाइनाको बारेमा नराम्रो भने हुन त चाइना पनि हाम्रो साथी त होइन किनभने उनीहरूले पनि एकदम पिडिरहेको छ जस्तो कि सगरमाथा चाहिँ चाइनामा परेको छ भनेर भनेको छ हाम्रो लागि कोही पनि साथी होइन र कोही पनि दुश्मन पनि हुन सक्दैन क्या ये सारा बैकग्राउंड रहा। मैं एक छोटा सा पॉइंट और कहता हूं यति भनेसँग चाहिँ प्रुफ भयो कि इन्डियाले नै त्यो बेला चाहिँ लकडाउन गरेको थियो भनेर नेपाल और भारत की बाउंड्री में एक और चीज ये सारा कुछ देन हिस्ट्री की है कभी भी ये बॉर्डर्स क्लियरली डिफाइंड नहीं है अब वक्त आ गया मेरे ख्याल से हमें एक मैच्योर अप्रोच लेनी चाहिए जो कि मैं कहता हूं गार्डन्स ऑफ पीस नेपाल कहता है वो इलाका उसका है हम कहते हैं ये इलाका हमारा है ये डिस्प्यूट चलती रहेगी व्हाई नॉट कम टू अ मैच्योर अंडरस्टैंडिंग अगर भाई है और इतने अच्छे हमारे मधुर रिलेशंस हैं हम एग्री कर जाएं दोनों देश मिलके मिलिट्री स्ट्रैटेजी को साथ में रखते हुए कि मानिए ये 2 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है ना आप कहते हैं आपका है हम कहते हैं हमारा है व्हाई नॉट इस 2 स्क्वायर किलोमीटर या 3 या जो भी एरिया इसको हम एक गार्डन ऑफ पीस बना देते हैं बिट्विन नेपाल एन्ड इन्डिया यो मान्छेले के को आधारमा चाहिँ यो गार्डन अफ पीस बनाउने भनिरहेछ क्या जुन चाहिँ नेपालकै भूभाग छ नेपालकै भूभागलाई चाहिँ आफूलाई नै आफ्नै एरिया हो भनेर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ त्यस्तो भनिरहेको नेपाल हाम्रो नेपालको प्रशासनलाई सेना प्रहरी सशस्त्रहरूलाई कुन खालको ट्रेनिङ दिन्छ मलाई त्यति जानकारी भएन तर इन्डियाको सेनाहरू वन रक्षकहरू यिनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरू कुनै हालतमा नि 5 हात भने पनि मिचेर चाहिँ आइज है नेपालको सिमानामा भन्ने खालको चाहिँ यिनीहरूले ट्रेनिङमै सिकेर जस्तो लाग्यो क्या 2-4 जना युवाहरूले ठ्याक्कै रेलवे स्टेसनमा लगेर नेपाली झन्डा गाडिदिएपछि 4वटा हेलिकप्टर आइपुग्यो उनीहरूको तु कसरी गाड्यो यहाँ भनेर तर खै हाम्रो नेपाल सरकार तपाईको एउटा सिड्युल पठाउनु आउनुलाई पनि 6 महिना रिपोर्ट गर्दाखेरि बल्ल बल्ल आइपुग्छ त्यो पनि फर्किनु चाहिँ आतुर हुन्छ